बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने मलेरिया की जो एग्जांपल थी हमारे सेकंड चैप्टर में बायोलॉजी के, ये कंप्लीट कर ली। तो अब बेटा हमने देखना है इसकी एग्जांपल के बाद, यानी मलेरिया के सारी स्टडी के बाद अब आपके पास दो फर्दर टॉपिक्स हैं, एक थ्योरी और लॉ के, और दूसरा आपके पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस का। तो बेटा सबसे पहले तो थ्योरी और लॉ एक सिंपल सी चीज है बेटा, ये सिंपल सी एक दो बातों में खत्म होने वाली चीज है। तो पहले इस चीज को देख लेते हैं। बेटा लास्ट टाइम आपने एक पूरा बायोलॉजिकल मेथड का तरीकाकार समझा, जिसमें आपने देखा कि फर्दर किस तरह से आप पहले रिकॉग्निशन, हाइपोथेसिस, उसके बाद डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उसके बाद समराइजेशन, उसके बाद फिर आपका रिपोर्टिंग होती थी। तो बेटा जो चीज वहां पर एक हमारा रिजल्ट बनता था वो कहलाता था थ्योरी। थ्योरी बेटा किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि टेस्टेबल हो, जिस पर हम टेस्ट कर सके और पोटेंशियली फॉल्सिफाएबल हो, यानी अगर वो गलत हो तो हम उसको गलत साबित कर सकें, यानी वो हरफे आखिर नहीं होता, वो टेस्टेबल होता है। अब बेटा कोई भी एक रिजल्ट हमने दे दिया, उसको फर्दर कुछ साइंटिस्ट ने उस पर टेस्ट किए, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी वो अगर ट्रू साबित हुआ तो वो कहलाता है थ्योरी, वो थ्योरी कहलाता है। और उस थ्योरी पर बेटा फर्दर फिर आगे से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद भी अगर वो ट्रू साबित होता है तो बेटा वो लॉ या प्रिंसिपल कहलाता है। ये दोनों बेटा एक ही चीज है, लॉ और प्रिंसिपल, ये बेटा एक ही चीज है, लॉ या प्रिंसिपल कहलाता है। अब बेटा लॉ या प्रिंसिपल एक ऐसी चीज होती है जो कि हर किस्म का एक्सपेरिमेंट करने के बाद एट द एंड इसको लॉ का एक नाम मिलता है, लॉ का बेटा एक इसको डेजिग्नेशन मिलता है। लॉ बेटा ऐसी चीज को कहा जाता है जिसको हम बदल नहीं सकते। मतलब जमीन सूरज के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती है, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, दैट इज अ लॉ, इसको हम बदल नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सूरज जो है वो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो बेटा लॉ वो चीज होती है जो कि बिल्कुल भी गलत साबित नहीं की जा सकती। ये बहुत से एक्सपेरिमेंट से गुजर कर, डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर फिर लॉ बनता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस। तो बेटा पहले डाटा ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। बेटा हमने किसी भी चीज पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते गए तो हमारे पास डिफरेंट डाटा आता है, डिफरेंट तरह का। मतलब आपने पेशेंट लिए, पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लिया, उसको बेटा आपने जज किया, 100 में से इतने आपके मरीज निकल आए, 100 में से इतने पेशेंट निकले, इतने हेल्दी थे। फिर अगला किया, उसमें से इतने पेशेंट निकले, उतने हेल्दी। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो बेटा अगर आप इसको ठीक से नोट डाउन ना करें स्टेप बाय स्टेप तो ये आपका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा डाटा बन जाएगा जिसको आप बाद में बिल्कुल समझ नहीं सकेंगे, अंडरस्टैंडिंग के काबिल नहीं बचेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं। तो बेटा इसको अरेंज करने के, ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट वे हैं, जिसमें सबसे पहले बेटा ग्राफिक्स हैं, यानी तस्वीरों की फॉर्म में। नेक्स्ट बेटा टेबल्स हैं, आप इसके टेबल्स बना रहे हैं टेबल्स की फॉर्म में। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बेटा फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ, इस तरह से आप बेटा इसका एक चार्ट बना ले। नेक्स्ट बेटा मैप्स की फॉर्म में और लास्ट डायग्राम्स की फॉर्म में। बेटा इन तरीकों से आप, या इसके अलावा कोई और भी तरीका हो सकता है जिससे आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक बहुत वास्ट चीज है, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मतलब आपने दो लिए, क्या नाम है, डिफरेंट सैंपल्स लिए, उसमें आपने देखा कि इसमें इतने पर्सन्स में से आपको मलेरिया का प्लाज्मोडियम मिला है और इसमें आपको इतने में से मिला है। तो अब बेटा इनकी आपने स्टडी करनी है। तो ये काम बेटा हमेशा रेशियो या प्रोपोर्शन इनमें ही होता है। ये आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे रेशियो प्रोपोर्शन को। तो बेटा रेशियो बेसिकली एक्स वाई इन दोनों में, या ए बी या इस तरह की कोई भी हो सकती है, x डिवाइडेड बाय y या x रेशियो y। बेटा ये दोनों एक ही चीज हैं, सेम एज इट इज। बेटा ये प्रोपोर्शन है। रेशियो आपके पास बेटा रिलेशन बताता है दो टर्म्स में, यानी दो क्वांटिटीज हैं, इनके दरमियान का रिलेशन बताएगी रेशियो। लेकिन अगर आपके पास दो रेशियोज आ जाए, इसी तरह की एक और रेशियो आ जाए इस तरह, तो दरमियान में जो रिलेशन बताएगा वो दो डॉट से नहीं, वो चार डॉट से शो होगा, और ये कहलाता है प्रोपोर्शन। मतलब ये एक सिंगल रेशियो x डिवाइडेड बाय y और ये एक सिंगल रेशियो a डिवाइडेड बाय b। तो ये बेटा दरमियान में जो डिवाइड है दैट इज प्रोपोर्शन।
इसको बेटा x/y और प्रोपोर्शन A/B, ये आपके पास दो डिफरेंट रेशियोज हैं। तो बेटा हमेशा आप डाटा एनालिसिस इनकी फॉर्म में करते हैं। तो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट रेशियो है बेटा 20 आपने ब्लड सैंपल्स लिए थे, उनमें से 14 जो है उनमें से प्लाज्मोडियम निकल आया, 14 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट बेटा सेकंड रेशियो 100 आपने ब्लड सैंपल्स लिए हैं, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि इसमें से बेटा कितने आपके पास पेशेंट होंगे। तो आपने इस चीज को बेटा अभी जज करना है, इस चीज को आपने देखना है। तो बेटा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली रेशियो बेटा आपने इधर रख ली, दूसरी रेशियो आपने इधर एडजस्ट कर ली, दरमियान में प्रोपोर्शन आ गया इन दोनों के रिलेशन को देखने के लिए। तो बेटा जैसे ही आप इस रेशियो को डिवाइड में चेंज करते हैं, बेटा ये जो रेशियो है 14/20, ये बेटा रेशियो इस तरह से भी चेंज हो सकती है 14/20। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड में चेंज करते हैं तो ये प्रोपोर्शन जो है ये इक्वल के साइन में चेंज हो जाता है। तो बेटा इस चीज को फर्दर अब यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट रेशियो आपकी बेटा 14/20, प्रोपोर्शन की जगह बेटा आ गया इक्वल, और x/100 की जगह बेटा आ गया x/100। तो बेटा ये आपकी सिंपल सी एक प्रोपोर्शन बनी। अब यहाँ पर बेटा आपने मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेटा हमने सिर्फ एक स्टेप करना है, पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। यहां से बेटा 100 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहां से 20 उधर अभी नहीं जाएगा। तो यहां पर बेटा आप देख सकते हैं वहां से 100 आया और इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे बेटा आप देख सकते हैं 20 से हमने 100 की कटिंग की और यहाँ पर आपके पास 5 बचा। इस 5 को बेटा हमने 14 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 मल्टीप्लाई 14, तो लास्ट आपके पास आंसर बना 70। यानी ये जो आपने 100 लोगों का सैंपल लिया था, अगर यहाँ पर आपके पास 20 में से 14 है तो यहाँ 100 में से 70 आपके पास मलेरिया के पेशेंट होंगे। तो बेटा ये आपके पास इन कुछ स्टेप्स पर हम जाकर डाटा की एनालिसिस करते हैं और फर्दर इसको अपनी प्रोसीडिंग की तरफ लेकर आते हैं। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप आपकी बुक से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा ये आपकी बुक के पेज नंबर 26 पर आपका थ्योरी और लॉ का टॉपिक गिवन है। तो इसमें बेटा ये बता रहे हैं कि एक हाइपोथेसिस अगर आपके पास रिपीट कर रहा हो अपने एक्सपोजर को, यानी बार बार एक ही रिजल्ट दे रहा हो, तो इसको फर्दर हम फिर बेटा इसको नाम दे देते हैं थ्योरी का, यानी जो कि आपके पास नॉट फॉल्सिफाइबल हो, जो कि गलत ना हो रहा हो और ये हाइपोथेसिस बार बार ट्रू साबित हो रही हो, तो ऐसी हाइपोथेसिस को बेटा हम नाम दे देते हैं थ्योरीज का, यानी ऐसी थ्योरी जो कि टेस्ट पर पूरी उतर रही है। ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड, जिसको हमने बार बार टेस्ट किया है लेकिन ये रिजेक्ट नहीं हो रही। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, बेटा ये आपके पास एग्जांपल है इसकी। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। अच्छा बेटा अब थ्योरी जो है ये बेसिकली आपके पास एविडेंस पर डिपेंड करती है, डिफरेंट एविडेंसेस पर, इसकी बेस पर ही हम बेटा थ्योरी को जज करते हैं। अब बेटा आगे आपके पास है लॉ और प्रिंसिपल। तो लॉ का बेटा अगर हम स्टडी करना चाहें तो पीछे हम थ्योरी को देखा है, थ्योरी किस तरह से हमारे पिछले रिजल्ट्स पर बार बार टेस्ट करने से होता है। लेकिन बेटा क्योंकि अभी तक थ्योरी जो था उसको कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सका तो वो थ्योरी बन गई। नेक्स्ट अगर हमारी थ्योरी को फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सका तो बेटा वो लॉ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉ या प्रिंसिपल की बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यानी ऐसा कांस्टेंट फैक्ट, यानी ऐसा फैक्ट जो कि चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट है। इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, इररिफ्यूटेबल मतलब जिसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। तो इसकी एग्जांपल में बेटा आपको मैं पहले ही एक एग्जांपल दे चुका हूं अर्थ की मूवमेंट की अराउंड द सन। तो बेटा नीचे आपके पास ये एक डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन और उसके बाद समराइजेशन, उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद बेटा अगर ये आगे इस पर डिस्कशंस चलती हैं और टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद भी ये ठीक साबित होता है तो ये थ्योरी, और वो थ्योरी भी अगर फर्दर टेस्टिंग पर ट्रू साबित होती है तो वो लॉ कहलाती है। अब बेटा ये तो हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपकी डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस पर। तो बेटा नेक्स्ट आपका यहाँ पर डाटा ऑर्गेनाइजेशन है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखना है कि किस तरह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि बेटा
कोई भी हाइपोथेसिस करने से पहले, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले साइंटिस्ट अपने कलेक्ट किए हुए डाटा को ऑर्गेनाइज्ड डाटा बनाते हैं, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी बेटा इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिंग मेथड वो यूज़ करते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, वो डाटा हमारा मिसमैनेज ना हो। तो बेटा इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स। ये आपको मैं बोर्ड पर भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट बेटा आपके पास डाटा एनालिसिस है, जिसमें आपने रेशो और प्रोपोर्शन को देखा, जिसमें डिवीजन का या डिवीजन की जगह कॉलन का साइन यूज़ हुआ। और सेम बेटा इसी तरह आपके पास प्रोपोर्शन का साइन यूज़ हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं ये नीचे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोर्ड पर करवाई है, फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, और फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो को बेटा आप किस तरह से इधर आपने प्रोपोर्शन में यूज़ किया, फिर इसको डिवीजन में किया, इक्वल का साइन आया, फिर आपने बेटा इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाई, मल्टीप्लिकेशन के बाद 70 आंसर आया और ये आपने देखा कि एट लास्ट 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट मलेरिया। तो बेटा ये आपके पास एक साइंटिफिक एनालिसिस होते हैं जिसकी बेस पर आप एक कोई भी रफ सा आइडिया बनाते हैं कि अगर यही प्रोसीजर चलता रहा तो इस तरह से हमारे पास इतनी जजमेंट आएगी और इतने पेशेंट्स फर्दर हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट बेटा लास्ट चीज़ हमारे पास एक है, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बेटा इस चीज़ को ये क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये लास्ट थिंग जो है बेटा ये एज सच कोई इतना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, लेकिन इसमें ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड में अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती होती है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेटा बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को पढ़ते हैं, यानी इसमें आप मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल दोनों टेक्निक्स को पढ़ते हैं, डाटा को एनालाइज करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को आप एक फॉर्म में तरतीब देने के लिए। तो बेटा यहाँ तक आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इस पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।